इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, चलो इसके बारे में बताओ आइडिया। इससे पहले 10th में कुछ पढ़ा था इसके बारे में? हाँ, और क्या पढ़ा था? देखो करंट जो है उसके एक हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ाया अभी करंट चैप्टर में, हीटिंग इफेक्ट पढ़ाया ना। इसके बाद आपने 10th में पढ़ा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। 10th क्लास में चैप्टर था ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हैं? तो उसे पढ़ा होगा आपने। ठीक, अभी क्या करना है, जो भी पढ़ाएंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल बनेगा इसको साथ के साथ लेके चलना है। ठीक है ना, मैं रोज चेक करूँगा, इस बुक से कंप्लीट कराऊंगा डेली, और एस.सी. वर्मा बनाना है साथ में। ठीक है, और जो पीछे वाला चैप्टर है उसको करते ही चलना है। ठीक है ना, तो चलो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बताओ। मैग्नेटिक इफेक्ट करंट मतलब करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है ना, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। हमने देखा था करंट का हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का कॉज क्या था पता है कि नहीं? बोलो तो हीटिंग इफेक्ट क्यों होता है? कॉलिजन की वजह से, रेजिस्टेंस के कॉलिजन की वजह से। मैग्नेटिक इफेक्ट का क्या मतलब है, सुनो। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हम लोग अभी सीखेंगे, ऑरस्टेड वाला। ठीक है ना, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है? ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट है कि ध्यान देना, इधर नींद आ रहा है क्या? नहीं ना, ठीक। जैसे उसने क्या किया, एक सर्किट बनाया है ना, और यहाँ पे क्या लगा दिया, सेल। ये है, इसमें मान लेते हैं करंट आई फ्लो कर रहा है। कितना करंट जा रहा है इसमें? आई करंट जा रहा है। ओके, इसकी रेजिस्टेंस आ रहा है। यहाँ पे क्या किया उसने, कंपास लगा दिया। कंपास समझ में आता है कि नहीं? क्या होता है कंपास? अरे जो डायरेक्शन को बताता है ना, कंपास है ना। इसमें ये जो सुई लगी हुई है ना, ये मैग्नेट है। क्या है ये? मैग्नेट है। क्या है? पायरेट्स ऑफ कैरेबियन बोल रहा है? हाँ, जैक स्पैरो के पास रहता है ना ये वाला, है? इसी से वो पूरा मूवी तो इसी पे है उसका। ठीक है, तो ये है, इसमें दो पोल होंगे, एक नॉर्थ है होगा और क्या होगा, एक साउथ। ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके लटकेगा ना, हाँ? तो ऑरस्टेड ने क्या देखा? ऑरस्टेड ने क्या देखा बताओ? ऑरस्टेड ने देखा कि जब इसमें से करंट जा रहा था, है ना, तो इसका जो नीडल है वो क्या कर रहा था? डिफ्लेक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था? डिफ्लेक्ट। अब कौन से डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा उसके बारे में थोड़ा देर बाद बात करेंगे। ठीक है ना, लेकिन ये डिफ्लेक्ट कर रहा था। डिफ्लेक्ट करने मतलब अपना पोजीशन को चेंज कर रहा था। ठीक, मतलब ये तो फिक्स होती है ना, ये इसका सुई जो है वो आगे पीछे हो रहा था। ठीक है, तो मान लो कि करंट ऐसे जा रहा है और ये सुई ऐसे डिफ्लेक्ट किया। ठीक है, इसने क्या किया कि अब इसको करंट को बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो इसने क्या देखा? तब इसने देखा कि इसमें जो है डिफ्लेक्शन रुक गया, नहीं हुआ डिफ्लेक्शन। फिर इसने क्या किया, फिर से स्विच को ऑन कर दिया, फिर से डिफ्लेक्शन होने लगा है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, ये नीडल कब डिफ्लेक्ट करेगा? बोलो, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, नहीं मतलब इन जनरल ये कब डिफ्लेक्ट करेगा? जब इसके सामने तुम एक मैग्नेट को लेके आओगे तो ये डिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं? मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? दो, ये नॉर्थ एंड साउथ। इस मैग्नेट को अगर आप 50 टुकड़ा में भी बांट दोगे ना तो भी दो दो पोल सब में होगा। टोटल पोल कितने हो जाएंगे? 100। ठीक है, मतलब ये नीडल मैग्नेट से डिफ्लेक्ट करेगा। इसके सामने जब मैग्नेट आएगा तो जब करंट पास कर रहे हैं तब ये डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब करंट अपने चारों तरफ क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। ठीक है, फिर इसने क्या किया, थोड़ा इसमें और दिमाग लगाया, इसकी पोलैरिटी चेंज कर दिया। पोलैरिटी चेंज करने का मतलब समझ रहे हो? प्लस वाला पोल को माइनस बना दिया, मतलब ऐसे कर दिया, करंट को उल्टा कर दिया। अभी इधर से कर दिया करंट, तो पहले जो इसका डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन था वो क्या हुआ? चेंज हो गया। उसका डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे कि जब किसी भी कॉइल में करंट जाएगा तो वो कौन सा पोल किधर बनेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, जब इसका हमने क्या किया, पोलैरिटी चेंज कर दिया, तो इसका डिफ्लेक्शन मान लो पहले ऐसे हो रहा था, अब डिफ्लेक्शन ऐसे होने लगा। मतलब डिफ्लेक्शन करने का जो डायरेक्शन था वो क्या हो गया? चेंज हो गया। क्या हो गया? चेंज। इससे मतलब क्या हुआ, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो यहाँ पे कॉइल है, इस कॉइल में जब इधर से करंट जा रहा था तो यहाँ जो कुछ पोल जनरेट हो रहा था, मान लो नॉर्थ जनरेट हो रहा था, यहाँ साउथ हो रहा था। लेकिन जब इधर से करंट आया तो यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया। ऐसा मतलब कुछ
हुआ, ठीक है। मतलब यहाँ जो पोल जनरेट हुआ, ये पोल क्या हो गया, चेंज हो गया होगा, तभी ना इसका डिफ्लेक्शन अलग हो रहा है। सेम पोल क्या करता है, रिपेल करता है। कौन सा पोल रिपेल करता है, सेम पोल। मान लो यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ भी नॉर्थ जनरेट हो गया, तो इसको धकेल देगा ऊपर। समझ रहे बात को, हाँ। तो ये था ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट। मतलब ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आता है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा, कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा, तो वो अपने चारों तरफ क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट दिया ना, अपने चारों तरफ क्या दिया, मैग्नेटिक इफेक्ट। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब करंट की वजह से वो मैग्नेट आया, करंट की वजह से नहीं मैग्नेट आया। तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, ये परमानेंट है या टेम्पररी है, टेम्पररी होगा। कैसा होगा, टेम्पररी। क्यों टेम्पररी होगा, क्योंकि जब तक तुम करंट को पास करेगा तभी ना इस वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और जब से ही तुम इसको बंद कर देगा, ये क्या हो जाएगा, मतलब उसका बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, ये जो तुम्हारा परमानेंट मैग्नेट है, जैसे बार मैग्नेट, बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है कि नहीं, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कभी नहीं खत्म होगी, चाहे कुछ भी कर लो, थोड़ा थोड़ा रह ही जाएगा, ठीक है। समझ रहे बात को। तो ये परमानेंट मैग्नेट है, लेकिन ये जो मैग्नेट है ये टेम्पररी है। परमानेंट मैग्नेट से ये मैग्नेट ज़्यादा स्ट्रांग होता है। समझ रहे बात को। अभी हम लोग इसके बारे में और डिटेल में आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट लिख लो, बोर्ड में पूछता है। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, हेडिंग पुट करो, स्पेलिंग ये है, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लिखो, when current is passing in a circuit or coil, when current is passing on a coil, it will produce magnetic field around us. It will produce magnetic field around us. This is known as magnetic effect of current. ठीक है, ये क्या था हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और इसको हमने कहाँ से सीखा, ऑरेस्टेड से। ऑरेस्टेड ने क्या किया, बोलो, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, हो गया। अब इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखते हैं। हमने पहले ये सीख लिया कि भाई ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, इसका एक्सपेरिमेंट क्या है। देखो, लिखो, Oersted taken a circuit as shown in figure, थोड़ा फास्ट लिखो। Oersted taken a circuit as shown in figure, ठीक है। एंड अ मैग्नेटिक कंपास, मतलब कंपास ही लिख लो, एंड अ कंपास इज put near the current carrying wire, near the current carrying wire. When circuit is closed, छूट गया क्या, when circuit is closed, when circuit is closed, the current is flowing in the circuit ठीक है, हो गया यहाँ तक। he observed that the compass needle
he observed that the compass needle shows deflection, shows deflection, मतलब कंपास का नीडल में डिफ्लेक्शन शो हो रही है। कंपास needle shows deflection, but when circuit is open, OPEN, ठीक है ना, when circuit is open, the compass needle will not deflect. This indicates that the current carrying wire produces magnetic field around us, produces magnetic field around us. So this indicates that the current carrying wire produces magnetic field around us. समझ में आया? अरे कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है। अब जरा देखो, पहले क्या था, जब हमारे पास रूल नहीं था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड किधर कौन सा जनरेट कर रहा है, तो सबसे बेसिक तरीका है उसका डायरेक्शन चेक करने के लिए कंपास को इसे लेके जाओ, इसका नीडल देखो, अगर मैं यहाँ इसके पास लेके आया, ये नॉर्थ वाले, इसका नॉर्थ में इधर डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे नॉर्थ वाले पोल होगा, यहाँ पे कौन सा पोल होगा, नॉर्थ वाला होगा ना, तभी ना इसको धकेल दिया इससे, समझ रहा है, ये बेसिक चीज़ है। ठीक, उसके बाद इसके आगे क्या हमने बताया कि अगर इसकी पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं, किसका पोलैरिटी को, ये बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं, तो इसका जो डिफ्लेक्शन है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, when change the polarity of the cell or battery, when change the polarity of the cell or battery, ठीक है, then the deflection direction, then the deflection direction, then the deflection direction of the compass needle also change, also change। ठीक है, समझ में आ गया? इससे क्या सीखा आपने? इससे ये सीख रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन चेंज करने से ये जो आपका कॉइल है ना, इस कॉइल में पोलैरिटी चेंज हो रही है। मतलब ये पहले अगर मान लो ऐसे करंट जा रहा है, ध्यान दो इधर, मान लो ऐसे करंट जा रहा है तो ये नॉर्थ ये साउथ ऐसा मान लो हुआ, ठीक है, तो जब ऐसे करंट आएगा तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। ठीक है, अभी हम थोड़ा देर बाद बात करेंगे कि इधर कौन सा पोल आएगा, इधर कौन सा आएगा। ठीक है, उसके लिए रूल है। अभी बस ये समझ में आ गया ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग पुट करो, बायोट सावर्ट लॉ। हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, किस स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये सीखने वाले। ठीक है, लिखो बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, बायोट सावर्ट लॉ क्या कहता है, तो सुनो, बायोट सावर्ट लॉ हम तब अप्लाई करेंगे, पहले हम लोग अभी इससे आगे क्या पढ़ने वाले पता चल रहा है, हम ये पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अरे करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना, तो कितने मैग्नेटिक मतलब कितना स्ट्रेंथ का, कितना मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो निकालना सीखेंगे, और किस डायरेक्शन में होगा वो भी निकालना सीखेंगे। ओके, समझ में आ गई बात है? तो इसके लिए सबसे पहला जो लॉ है वो कौन सा है, बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, ये क्या कहता है कि जैसे मान लेते हैं कोई भी ये करंट कैरिंग वायर है, ये क्या है, कोई भी करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, इससे हम कोई भी जनरल पॉइंट पी ले रहे हैं, भाई मैं यहाँ भी ले सकता था तो जनरल पॉइंट नहीं होता। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, एक जनरल पॉइंट ले लिया। इस पी पॉइंट पे इस वायर की वजह से, इस पी पॉइंट पे इस वायर की वजह से, ये करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है ये हमें जानना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक
एलिमेंट्री पार्ट लिया, ये क्या है एलिमेंट्री पार्ट जिसका लेंथ कितना है dl, और ये एंगल कितना है थीटा, और इसका पोजीशन वेक्टर कितना है r। समझ रहे हो हैं? या फिर इसका पोजीशन वेक्टर r ले लो, यहाँ पे लगा देते हैं r कैप, ठीक है। r मैग्नीट्यूड और r कैप क्या बता रहा है डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर लगा दिया ना, तो ये है, ठीक है। तो इसने देखा, किसने बायोट सावर्ट ने के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, अरे ध्यान दो बोर्ड पे भाई, ध्यान से समझो पहले, जो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, वो डिपेंड कर रहा था एक तो इसके लेंथ पे, ठीक, दूसरा इसके करंट पे, ठीक, तीसरा इस एंगल पे, और चौथा ये R पे, ठीक है। अब किस तरह से किसकी प्रोपोर्शनैलिटी है वो अभी सीख लेंगे। पहले ये सीखो कि इस लॉ को कब लगाओगे। इस लॉ को हमेशा तभी लगाना जब तुम एक एलिमेंट्री पार्ट के लिए लगाओगे, पूरा लेंथ के लिए नहीं लगाना है। किसके लिए लगाना है एलिमेंट्री पार्ट के लिए। फिर हम तो जानते ही हैं, पहले एलिमेंट्री पार्ट का लिखेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, समझ रहे बात को? तो ये लॉ कब एप्लीकेबल है एलिमेंट्री लेंथ के लिए। किसके लिए एलिमेंट्री लेंथ, मतलब ये एलिमेंट्री पाथ, मतलब यहाँ से यहाँ तक पता नहीं कितना लंबा वायर होगा, उससे लेना देना नहीं है हमें। क्या लेना है ये छोटा सा जो हमने डीएल लेंथ लिया है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो हमारा यहाँ पे छोटा डीबी होगा कि नहीं बड़ा डीबी होगा, छोटा डीबी होगा ना। अरे भाई छोटा लेंथ लिया है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा P पॉइंट पे वो छोटा ही होगा, वो क्या होगा छोटा ही होगा। तो यहाँ P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा DB, ये देखा गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है I का, ठीक। और फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है साइन एंगल ऑफ थीटा, साइन एंगल ऑफ थीटा, मतलब ये थीटा किसके फंक्शन में साइन में, ठीक। और क्या देखा गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका था अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। और दूसरा किसके लिए था एक और ये DL का, किसका DL का, देखो 4 हो गया। DB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है I का, और किसका है साइन थीटा, और किसका है DL का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है डिस्टेंस बिटवीन द वायर एंड पॉइंट, जहाँ हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ओके। समझ में आ गया। ये चारों को अगर एक साथ मिला के लिखेंगे इसको, बोलो क्या नहीं समझा, DL थीटा ये है ना। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जैसे ये जो लॉ देता था उसका एक्सपेरिमेंटल किया गया ना, तो उसमें ये देखा गया कि ये जो DB है इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है P पॉइंट पे, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन एंगल ऑफ थीटा का। इसके साथ वेरी कर रहा है, किसके साथ साइन एंगल ऑफ थीटा के साथ, ठीक है। नहीं ये डिस्टेंस नहीं हुआ, ये तो डायरेक्शन हुआ। ये एंगल है ना, जैसे यहाँ पे मान लो 30 डिग्री पे रखे हैं, हम 40 डिग्री पे देख रहे हैं, 60 डिग्री पे देख रहे हैं, 90 डिग्री पे देख रहे हैं, तो ये एंगल लेंथ नहीं बता रहा है, एंगल बता रहा है जैसे इस वायर से, तुम ये समझ रहे हो, वायर से अगर हम देखो ये हमारा वायर है, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो अलग मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, यहाँ पे कर रहे हैं तो अलग आ रहा है, तो एंगल चेंज कर रहा है कि नहीं। यहाँ देखो 90 डिग्री है, यहाँ पे कुछ और डिग्री है, तो एंगल चेंज कर रहा है ना। तो एंगल का जो वेरिएशन है, एंगल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट आ रहा था, एंगल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे क्या आ रहा था इफेक्ट आ रहा था। तो किसके साथ आ रहा था साइन एंगल के साथ, किसके साथ आ रहा था साइन के साथ, ठीक है। ये चार DL ये लेंथ है, ये लेंथ आप जितना बड़ा लोगे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी, ये लेंथ आप जितना बड़ा लोगे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे उतना ही ज़्यादा होगा, इसीलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा देखो ये R, जितना डिस्टेंस को बढ़ा देंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उसकी उतनी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, ठीक है। अब डायरेक्शन देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं फिर डायरेक्शन देख लेंगे, ठीक। चलो इस चारों को मिक्स करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ये चारों इक्वेशन को मिला दो तो क्या आ जाएगा बोलो, DB प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका I DL, और क्या होगा साइन थीटा, और इनवर्सली में क्या हो जाएगा R स्क्वायर,
ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लेके आता है कि नहीं? जब भी प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लेके आएंगे। तो जरा देखो डी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो डी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। के जो यहाँ पे है ये होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई। के की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट बाय 4 पाई। और म्यू नॉट बाय 4 पाई का जो वैल्यू आपको याद रखना है 10 टू द पावर -7, न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। ठीक है, कितना, 10 टू द पावर -7। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी बोलना जरा, टेस्ला। अरे इस के का यूनिट क्या आएगा, टेस्ला मीटर का स्क्वायर और एम्पियर पे पावर -1 और यहाँ पे मीटर कर लो, इतना आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? देखो यहाँ पे ये dB हमें के चाहिए ना, अरे के की यूनिट चाहिए ना, तो के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के इक्वल टू लिखेंगे dB आर स्क्वायर बाय के आई डी एल। साइन थीटा तो नहीं, साइन थीटा का तो यूनिट होता नहीं। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या होगा, dB का क्या हो गया टेस्ला, आर स्क्वायर का मतलब मीटर स्क्वायर पहले से था, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, ये dl का 1 मीटर माइनस में ऊपर जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ मीटर बच जाएगा। ठीक है, और आई का ऊपर जाएगा तो एम्पियर पे -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसी यूनिट आ गई। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में के की वैल्यू कितनी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता था 9 × 10⁻⁹। यहाँ पे क्या है, के का वैल्यू है म्यू नॉट बाय 4 पाई और इसकी वैल्यू कितनी है 10⁻⁻7। अब इसको लिखेंगे जरा, तो यहाँ से देखो डी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ, सिर्फ से और सिर्फ क्या हुआ, वैल्यू। जो यहाँ पे छोटा सा dB प्रोड्यूस होगा ना, छोटा सा जो मैग्नीट्यूड वाला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अब बताओ ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, करंट और डी एल और आर के बीच का एंगल है। किसके बीच का है, डी एल और आर के। ये छोटा सा लेंथ और ये आर वेक्टर, इसके बीच का एंगल है। ओके, जरा देखना, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ मैं, कैसे लिखूंगा, डी बी इक्वल टू क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाय, इधर ध्यान दो, 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, आर यूनिट वेक्टर। आर यूनिट वेक्टर लगाएंगे ना, आर यूनिट वेक्टर, कोई भी यूनिट वेक्टर, जैसे मान लो यूनिट वेक्टर ये है, यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए बाय मोड ऑफ वेक्टर ए लिखते हैं कि नहीं। अरे वेक्टर यूनिट वेक्टर ए को क्या लिखा जाता है, वेक्टर ए बाय मोड ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ पे आर वेक्टर को क्या लिखेंगे, बोलो म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर वेक्टर, और नीचे में क्या हो जाएगा, 4 पाई आर का क्यूब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ से ज़रा देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, म्यू नॉट आई, है ना, इसको ज़रा ऐसे लिख दूँ मैं, डी एल क्रॉस आर बाय 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है ये, आई मतलब देखना यहाँ पे डी एल साइन थीटा है ना, आर इसके साथ लग गया, डी एल क्रॉस आर को अगर हम तोड़ेंगे तो डी एल इंटू आर साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा। तो यह क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया इसका। डी एल क्रॉस आर ही लिखना, आर क्रॉस डी एल मत लिखना। ठीक है, आर क्रॉस डी एल लिखोगे तो सेम, अच्छा डी एल क्रॉस आर और आर क्रॉस डी एल दोनों सेम है क्या, डायरेक्शन दोनों में अपोजिट है। क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कब लगाते हैं, क्या हो गया ना ये। ठीक, देखो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में dv की वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर का क्यूब। ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में आया ये,
वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। इतना बायोट शब्द अरे लिखना शुरू कर दिया क्या? लैंग्वेज लिखना थोड़ा सा। छाप रहा है चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? ये वेक्टर फॉर्म में है और ये मैग्नीट्यूड है। अरे नो टॉकिंग। ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? बोलो भाई, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? डीएल वेक्टर और आर वेक्टर, डीएल और आर के बीच। ओके, समझ में आ गई बात है? डीएल तो ये है ना, यही ना डीएल है, एलिमेंट्री पार्ट लिया ना, ये डीएल और ये आर, इसके बीच का एंगल है। कौन सा? क्रॉस नहीं, जिससे ये तुम्हारा हमने ये डीएल तो ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में ही हमारा था, ठीक है। ये क्या था? वेक्टर में ही था। इसको अगर हम तोड़ेंगे, देखो इसको हम तोड़ दिए तो इसको किस में लिखेंगे? डीएल और आर साइन थीटा ही तो लिखेंगे। तो वेक्टर का ही तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, दोनों वेक्टर ही रहेगा तभी ना क्रॉस प्रोडक्ट होगा। दोनों वेक्टर होगा तभी ना क्रॉस प्रोडक्ट कब होगा? जब दोनों ही वेक्टर होगा, है ना, दोनों वेक्टर रहेगा तभी तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। चलो लिख लो लैंग्वेज। कंसीडर अ करंट कैरिंग वायर, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लो। डायरेक्शन अभी बताएंगे, ठीक है, डायरेक्शन अभी समझाएंगे, ठीक है। लिखो जल्दी। डायरेक्शन में करंट उधर, जैसे I इक्वल टू, जैसे ये वाला लगाते हैं तो I ऊपर तो R से नहीं अभी समझाएंगे, तो टेंशन ना लो, कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। अभी बताएंगे, कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। चलो लिखो जल्दी से। कंसीडर अ करंट कैरिंग वायर, जल्दी से लिख लो लैंग्वेज थोड़ा सा। कंसीडर अ करंट कैरिंग वायर हैज करंट I हैज करंट I, ठीक। कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू DL length of the current carrying wire, ड्यू टू DL छोटा सा लेंथ, एलिमेंट्री लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग वायर। ठीक है, अरे यहाँ तक सीखा, कोई दिक्कत तो नहीं है? विच इज मेकिंग, हेलो, विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा, विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ वेक्टर आर, आर वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। जल्दी से लिखो। हो गया, जल्दी निकालो। सारा लिख लिया? Making an angle theta with the हाँ, म्यू नॉट को लिखो परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी विथ ये आर वेक्टर। अभी बता रहे हैं। हो गया ये परमिएबिलिटी। जैसे वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या बताता था? परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब क्या होता था? बोलो। परमिटिविटी का मतलब होता है, देखो इसको अगर डीप में समझोगे ना तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक चार्ज रखे हैं तो यहाँ का जो मीडियम है उस चार्ज से जो लाइन निकल रहा है ना, कितना लाइन को अलाउ कर रहा है पास होने के लिए, वही क्या कहलाता है? परमिटिविटी। यहाँ पे परमिएबिलिटी है। परमिएबिलिटी क्या है कि जैसे ये करंट कैरिंग वायर है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो यहाँ का जो मीडियम है वो इसके लाइन को कितना अलाउ करेगा पास होने के लिए। समझ रहे हो? ये तार को अगर तुम पानी में रखेगा तो वहाँ पे अलग फील्ड होगा वहाँ पे, ठीक है, अलग हवा में रखेगा तो अलग होगा। ये हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो वैल्यू हमने लिखा है इतना, ये कहाँ का है? एयर का।
ठीक है। अरे हो गया कि नहीं, जल्दी लिखो। अरे ये बोल रहे हो ना, ये आर वेक्टर यहाँ पे लगाया है, इसके बारे में बोल रहे हो। हाँ तो ये इसको तुम ऐसे भी लिख सकता था कि जैसे हमने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसका वेक्टर हटा दो। जैसे मान लो ये हमने वेक्टर हटा दिया तो आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आर डी एल साइन थीटा मिल के क्या बन गया तुम्हारा, डी एल क्रॉस आर, ठीक है। आए ये आर क्यूब बन गया, तो यही तो आएगा, यही तो आएगा। यहाँ भी आर क्यूब है, देखो वो तो आर क्यूब ही रहेगा। हाँ ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे हमें डायरेक्शन लगा के रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो डायरेक्शन हमें लगा के ही रखना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमें डायरेक्शन के साथ मिलता है, ठीक है। अगर तुम इस तरह से लिखोगे, हेलो ध्यान दो इधर, अगर तुम इसको ऐसे लिखोगे तो फिर यहाँ तुम्हें आर वेक्टर लगा के रखना पड़ेगा, ये वाला चीज़ लगा के रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद वेक्टर मिलता है। देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये वेक्टर ये है, इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट बी से किया तो ये बी साइन थीटा एन कैप डायरेक्शन रहता है साथ में, समझ रहे हो ना। अगर ऐसे लिखोगे कि भाई आर ऊपर लिखते हैं तो आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये यूनिट वेक्टर लगा रहेगा इसके साथ, समझ रहे हो। ठीक गया, इधर वाला हटा रहे हैं। चलो अब समझो डायरेक्शन के बारे में, ठीक। देखो इसका वेक्टर प्रोडक्ट देखो, जो इसका वेक्टर फॉर्म आया उसमें देखो क्या है, यहीं से डायरेक्शन आएगा। वेक्टर फॉर्म जो आया उसमें देखना डी एल क्रॉस आर है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है। कैसा है? क्रॉस प्रोडक्ट। अब ध्यान से समझो, कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट जब होगा, जैसे देख लो यहाँ पे डी एल क्रॉस आर वेक्टर है, यहाँ मान लेते हैं कि कोई वेक्टर ये है और कोई वेक्टर बी है, ठीक। ये वेक्टर मेरा ए था, ठीक है, और ये वेक्टर मान लेते हैं बी है, ठीक। इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा उसका डायरेक्शन हमेशा ये दोनों वेक्टर के द्वारा जो प्लेन बनता है, देखना ये प्लेन बनाया कि नहीं, अरे इसने एक प्लेन बनाया कि नहीं, ये प्लेन बनाया कि नहीं। जैसे मान लो ये पकड़ने जरा इसको, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा मान लेते हैं कि ये, ध्यान दो इधर, ये हमारा डी एल है, ये क्या है हमारा डी एल है, ये हमारा मान लेते हैं आर वेक्टर है, ये डी एल है, ये आर है, ये प्लेन बना कि नहीं, इसके बीच में प्लेन बना ना। तो ये दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन आएगा, मतलब ये दोनों का जो रिजल्ट का डायरेक्शन आएगा वो हमेशा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या तो बाहर होगा या फिर अंदर होगा। समझ नहीं पाया? जो दो वेक्टर जब भी ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना, कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो इसके रिजल्ट का मतलब इसको क्रॉस प्रोडक्ट मतलब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। क्रॉस प्रोडक्ट कब करते हैं? जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो और जो आउटपुट आएगा वो भी तुम्हारा क्या आना चाहिए, वेक्टर ही आना चाहिए। तब हम लोग यहाँ प्रोडक्ट कैसा करते हैं, क्रॉस। तो जब दो वेक्टर को तुम क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जो इसका रिजल्ट आएगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो ये दोनों के द्वारा जो प्लेन बनाया जा रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर दोनों तरह से हो सकता है, देखो जरा, परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा या तो आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड होगा। समझ में आया? तो इसके लिए हमारे पास दो रूल है, एक है स्क्रू रूल, कौन सा है, एक स्क्रू रूल, और दूसरा राइट हैंड पाम रूल, थंब रूल, वो भी जो लगाना होगा, ठीक। पहले स्क्रू रूल समझते हैं, पहले कौन सा रूल समझते हैं? अरे समझ में आया कि नहीं, क्या समझा बोलो। यहाँ पे देखो डीएल क्रॉस आर है ना, तो देखो ये जो डीएल है और ये जो आर है ये एक प्लेन बनाया है कि नहीं, यहाँ पे प्लेन बनाया है ना। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, या तो इसके बाहर होगा या फिर इसके अंदर। सुनो डायरेक्शन को बढ़िया से समझ लो, अभी समझा रहे हैं, और डायरेक्शन को अगर नहीं समझा रहे हैं तो मैग्नेटिज्म में बड़ी दिक्कत आएगी, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें हमेशा राइट हैंड लेफ्ट हैंड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, यही करते रहेंगे, ठीक। एक बार अच्छे से पकड़ लिया डायरेक्शन को, फिर कोई झमेला नहीं रहेगा, समझ रहे हो। तो देखो आराम आराम से मैं समझाऊंगा डायरेक्शन, ठीक। पहले हम स्क्रू रूल लगाते हैं। स्क्रू रूल क्या होता है भाई, ये देखो नहीं, ये जो लगा हुआ नहीं स्क्रू है, अरे स्क्रू नहीं समझता, कांटी टाइप से नहीं होता स्क्रू, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक। तो स्क्रू रूल लगाते हैं।
स्क्रू रूल लगाते हैं। स्क्रू रूल क्या कहता है कि एक स्क्रू लो और उसको पकड़ के रखो। यहाँ पे हमें देखना था ना, यहाँ पे पकड़ के रखो, यहाँ पे ना डायरेक्शन चेक कर रहे हैं तो यहाँ रखो ठीक। अब देखो किधर से किधर घूमेंगे, किधर से किधर घूमेंगे, यहाँ देखो DL से R किधर घूमेंगे, ध्यान दो यहाँ पे DL से R, तो DL से R, तो DL से R, DL से R ऐसे ना जाएंगे। घुमाओ, किधर जा रहा है ये, हाँ अगर ऐसे घुमाऊंगा तो ये देखना अंदर जा रहा है, देखो ऐसे घुमाते जाओ, किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अंदर होगा, और अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे दिखाएंगे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, यहाँ पे B का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर। समझ रहे बात को, ये है स्क्रू रूल। ये कौन सा रूल है, स्क्रू रूल, ठीक। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि ये हमारा, चलो अभी यहाँ तक समझ में आया, ये चीज़ समझ में आया, ठीक। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि ये पहले थंब है, मतलब ये पहले राइट हैंड को ऐसे स्ट्रेच करो, ठीक। करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो, करंट के डायरेक्शन में थंब को, करंट किधर जा रहा है, ऊपर, थंब को रख दिया, ठीक। करंट ऊपर जा रहा था ना, थंब को रख दो। इसके बाद ये 4 जो फिंगर है बच गया, उसको क्या करो, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, मोड़ो, देखो किधर जा रहा है, ये किधर पॉइंट कर रहा है, ये वाले किधर पॉइंट कर रहे हैं, ये किधर पॉइंट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे, बाद में बांट देना बिल्कुल, ठीक है। देखो यहाँ पे इसे ऐसे रख लिया, इसको अंदर ऐसे स्क्रॉल किया, ऐसे किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर। दोनों नियम समझ में आया नहीं आया, तुम्हें जो इजी लगे उसको लगा लो। क्या स्क्रू रूल क्या कहता है भाई, स्क्रू को रखो यहाँ पे, इस पॉइंट पे चाहिए ना, कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए, स्क्रू को रखो यहाँ पे, किधर से किधर घूमना है, DL से R, DL से R। यहाँ देखो कौन बताएगा, DL क्रॉस R है ना, तो DL से R, DL से R घुमाओ, कैसा जा रहा है, समझ में आया, अरे डायरेक्शन समझ में आया, ठीक है। तो लिखो राइट हैंड थंब रूल। एक चीज़ याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होगा, मतलब क्रॉस करने के बाद जो उसका डायरेक्शन आएगा, वो ऑलवेज क्या होगा, प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय द बोथ वेक्टर। वो जो दोनों वेक्टर है, देखे पेन देना, जैसे मान लो ये हमारा एक वेक्टर है A, मान लो DL की बात कर रहे हैं, ये हमारा DL है, ये क्या है DL, और ये क्या है हमारा R, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर बोलूँ कि भाई ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगा, तो तुम कहाँ से किधर घूमोगे, DL से R। ये देखना एक प्लेन बनाया कि नहीं, अरे एक प्लेन बनाया कि नहीं, इस प्लेन के या तो बाहर होगा या तो इसके अंदर होगा, समझ रहे हो, ये चीज़ समझ में आया। क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज दोनों वेक्टर के द्वारा जो प्लेन बना रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, समझ रहे हो, उस प्लेन के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये था, ठीक। तो डायरेक्शन में राइट हैंड थंब रूल लिखो, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल लिखो, दिस रूल इज अप्लाई टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, दिस रूल इज apply to find the direction of magnetic field produced by current carrying wire। करंट कैरिंग वायर ने जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनाया है उसका डायरेक्शन, ओके, समझ में आ गया, अरे समझ में आया, ठीक है। कोई कड़ा पहन गया है क्या, चलो कल से लाना, ठीक, समझ में आ गया। अरे डायरेक्शन समझना बहुत जरूरी है, बार बार बोल रहा हूँ मैग्नेटिज्म में, नहीं तो बहुत हार्ड चैप्टर लगेगा ये। देखिए कड़ा दे, ओके। चलो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल पुट द thumb of right hand in the direction of current, put the
थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ हाँ बस 10 मिनट और रुक जाओ, ठीक है, क्लास ले रहे हैं, ठीक है। पुट द डायरेक्शन, क्या बोले, हाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल द 4 फिंगर, FOUR लिखना, 4 फिंगर, एंड कर्ल द रिमेनिंग 4 फिंगर, रिमेनिंग 4 फिंगर, 4 फिंगर जो बच गया ना उसको क्या करना है, कर्ल करना है। कर्ल द रिमेनिंग 4 फिंगर, द फोर फिंगर, द फिर लिखो, द 4 फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। FOUR, 4 फिंगर जो है ना तुम्हारा, जैसे मान लो ये करंट ऐसे जा रहा है, देखो इधर हमने बोला कि यहाँ पे भाई P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, देखो इधर, तो क्या करोगे, करंट के डायरेक्शन में रख दिया हमने थंब को, और ये चारों को देखो कर्ल कर रहे हैं, ये देखो घुमा रहे हैं, घुमाया 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 घुमाया, ये किधर घुमाने से ये किधर पॉइंट कर रहा है, अंदर में होगा, ठीक। अगर यहाँ बोलूँगा, एक बोलो मत, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इस Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, Q पॉइंट पे किधर है, तो क्या करोगे, ये रख दिया करंट के डायरेक्शन में, ठीक, और इसको कर्ल करो, किधर पॉइंट कर रहा है, बाहर, आउटवर्ड, तो यहाँ पे किधर होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड, और यहाँ पे किधर होगा, इनवर्ड। आउटवर्ड को ऐसे दिखाएंगे और इनवर्ड को ऐसे दिखाएंगे। समझ में आ गया, समझ में आया। अरे कोई भी चीज़, ऐसा नहीं मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी चीज़ अगर अंदर की ओर जा रहा है तो क्रॉस से दिखाना, बाहर आ रहा है तो डॉट से, ऐसे। समझ में आ गया, ठीक, नहीं समझा, देखो यहाँ पे ये रखे थंब के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में थंब को रख दिया, अब इसको कर्ल करो, ये 4 अंगर है ना, फिंगर है ना, कर्ल करो, ये किधर पॉइंट कर रहा है, ये वाला किधर पॉइंट कर रहा है, अंदर, तो ये अंदर हो गया। इसमें देखो इधर, इसमें देखो ये रख दिया हमने करंट के डायरेक्शन में, अब इसको मोड़ेंगे, कर्ल करना मतलब मोड़ेंगे ना, मोड़ रहे हैं, किधर आएगा, बाहर हो गया, ठीक है, ईजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। चलो इसका डायरेक्शन बताओ जरा, निकालो निकालो जल्दी से डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन। ये तो मैंने बताया, बोलो P पॉइंट पे डायरेक्शन किधर होगा, बोलो, आउटवर्ड होगा ना। Q पॉइंट पे किधर होगा, यहाँ पे देखो जरा, A पॉइंट पे किधर होगा, और यहाँ पे ऐसे रखेंगे ना, देखो यहाँ पे, हाँ हैंड रखो इधर, ये करंट थंब को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, रख दिया, अब ऐसे रखो, अब इसको क्या करेंगे, कर्ल करेंगे, किधर आ रहा है, तो यहाँ पे बाहर, यहाँ पे चाहिए ना, थंब को रख दिए, कर्ल करेंगे, किधर जा रहा है, समझ में आया, अरे समझ में आया, डायरेक्शन समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक, समझ में आ गया। यहाँ पे देखो, ये करंट के डायरेक्शन में हमने थंब को रखा और ये कर्ल किए अंदर, ठीक है, किधर गया, यहाँ पे एक कर्ल के डंक किया और ये सब बाहर, समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब जरा एक चीज़ देखो, ये पैटर्न, अगर मान लो ये तुम्हारा स्ट्रेट वायर है, तो जरा मैग्नेटिक फील्ड देखना कैसे बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगा, देखना, यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालो और इस पॉइंट पे निकालो, यहाँ देखना, यहाँ पे ये अंदर जा रहा है, देखना ये अंदर जा रहा है, ठीक, यहाँ पे अंदर गया और यहाँ पे कैसे आया, बाहर आया, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनेगा वो ऐसे बनेगा, समझ रहे हो। जैसे ये देखो, देखो यहाँ पे ये हमारा करंट कैरिंग वायर है, देखो यहाँ पे ये हमारा करंट कैरिंग वायर है, ये हमारा करंट कैरिंग वायर है, ऊपर जा रहा है करंट, किधर करंट जा रहा है, ऊपर, किधर जा रहा है, करंट ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हमने देख लिया कैसा बन रहा है, सर्कुलर बन रहा है, हर पॉइंट पे इस सर्कल के एकदम टेंजेंशियल है, परपेंडिकुलर है, चेक करो,
टेंजेंट की तरह है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, थंब के डायरेक्शन, इस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे चेक करो किधर पॉइंट किया, एकदम परपेंडिकुलर जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ज़रा देखो, यहाँ पे ये है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, यहाँ पे इस पॉइंट पे चेक करो, यहाँ पे एकदम अंदर जा रहा है ना, 90 डिग्री से ना जाएगा इस पॉइंट पे अंदर, फिर अंदर वाले पे चेक करेंगे तो ऐसे आएगा, तो ऐसे करके ऐसे घूम जाएगा, मतलब यहाँ पे तुम्हारा ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। समझ रहा है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है, दिख रहा है। मतलब तुम इसे देखोगे ना ऊपर से, मान लो ये करंट कैरिंग वायर है ना, अरे यहाँ पे ये करंट कैरिंग वायर है, ये देखो करंट कैरिंग वायर है, ऊपर करंट जा रहा है, ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ थाली जैसा दिखेगा, प्लेट जैसा, ऐसे देखेगा नहीं, इमेजिनरी है बट ये बनाएगा ऐसे, समझ रहे हो, सर्कुलर। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये आज इसका एप्लीकेशन नहीं हो पाया, ऑफ कर देना।